गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। ऑडियो वीडियो पहुंच रहा है आप लोगों तक कि नहीं पहुंच रहा है सर? क्लियर है? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप? ऑल राइट। तो सर अपना अक्टूबर का करंट अफेयर्स चल रहा था। करीब आधा होने वाला है अक्टूबर कंप्लीट, है ना? तो 45 क्वेश्चंस तक हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके आगे आज डिस्कस करते हैं, ठीक है? 45 के आगे आज डिस्कस करेंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लग रहा है। चलो, जो फुटबॉल देख रहे हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 45 के आगे का डिस्कस करें उससे पहले पिछले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये तो हो चुका था। हाँ, लिटरेचर में नोबेल प्राइज जिनको मिला है, एनी एंड नॉक्स को, ठीक है? लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज मिला है एनी एंड नॉक्स को, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, कनाडा। अरे ये तो मसला हो जाएगा, आज तो लाइव ही नहीं है ज़्यादा। गामी जी के अलावा कोई और लाइव है तो बताइए। आप लोगों को क्लास करनी कि नहीं करनी है आज? फ्रांस से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज फ्रांस। नहीं, करेक्ट आंसर इज फ्रांस, ठीक है। चलो जी, आज के क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। 45 तक हो गए थे, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तक की बात हो गई थी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात हो गई थी, ये हमने बताया था। ओईसीडी से बिलोंग करता है, ठीक है? ये रिपोर्ट कौन निकालता? ओईसीडी। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट एट ए ग्लांस, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ओईसीडी बेटर लाइफ इंडेक्स, ये सारी रिपोर्ट्स भी कौन निकालता है? ओईसीडी निकालता है, ठीक है? ये नाम ध्यान रखना, आगे बनेंगे इस पे भी सवाल। चलो जी, तो आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। याकू जी बिल्कुल करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 46, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट विल बी लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज इन 2027 टू स्टडी टाइटन, द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च किया गया है, किस एजेंसी लॉन्च किया है 2027 में? टू स्टडी टाइटन, द लार्जेस्ट मून ऑन सैटर्न। इसका आंसर बताइए। हाँ जी सर। देखिए, क्लास करने के बाद अगर जैसे ये फेसबुक पेज को अगर आपने लाइक ना किया हो तो इसको लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अवर साइड। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज नासा, ठीक है? करेक्ट आंसर इज नासा। देखो, टाइटन क्या है? लार्जेस्ट मून है सैटर्न का। टाइटन पे भी अगर आप देखोगे ना, तो अगर एक सवाल बनता है, विच सैटेलाइट हैज एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, जो अर्थ के जैसा बिहेवियर शो करता है, तो दैट इज टाइटन। तो टाइटन का जो बिहेवियर है, जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ जैसा है। इसीलिए टाइटन को स्टडी करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट को लॉन्च किया किसने? नासा ने। It says that Titan is an ideal destination to study astrobiology, pre-biological chemistry and the potential habitability of an extraterrestrial world। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है
कि अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज इट इज ओशियन वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय वाटर एंड आइस विद अ कार्बन रिच केमिस्ट्री। ठीक है, तो वो सारी चीजें अबंडेंस में यहाँ पर मिलती हैं जो इंसान की लाइफ को जरूरी है। ठीक है, तो इसी वजह से उम्मीद है शायद यहाँ पे लाइफ मिल जाए। अगर मिल जाएगी तो हम लोग अर्थ के अलावा टाइटन पे रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, according to the recent report by Stockholm Peace Research Institute, what is the rank of India among the 12 countries of the Indo-Pacific in self-reliant defense production? बताइए। सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से जो इंडो पैसिफिक की 12 कंट्रीज हैं, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या है अमंग सेल्फ रिलायंट डिफेंस प्रोडक्शन। मतलब वो कंट्री में क्या रैंक है। सेल्फ रिलायंट का मतलब है ऐसी कंट्री जो डिफेंस का मटेरियल खुद अपना प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें इंडिया की क्या रैंक है, ये क्वेश्चन है। तो इंडो पैसिफिक में टोटल 12 कंट्रीज है, उसमें इंडिया की क्या रैंक है इन सेल्फ रिलायंस, कि आत्मनिर्भर हैं, वो अपना डिफेंस का आइटम खुद बनाती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहती हैं। करेक्ट आंसर इज डी, फोर्थ रैंक है। ठीक है, कितनी रैंक है सर हमारी, फोर्थ रैंक है इसमें। सिप्री क्या है, देखो सिप्री के बारे में ध्यान रखना, वैसे नाम से लगता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च। ठीक है, वर्ड आता है इसमें पीस, लेकिन जितने भी डिफेंस से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन होता है वो आपका सिप्री करता है। कौन कंट्री कितना आर्म्स वेपन्स खरीद रहा है, ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स किसके पास मिलेगी, आपको सिप्री के पास मिलेगी। तो सिप्री कहाँ पर है, स्टॉकहोम में 1966 में एस्टैब्लिश हुआ था। इट प्रोवाइड्स डेटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन ओपन सोर्सेज टू पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया एंड द इंटरेस्टेड पब्लिक। तो ये बताओ स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। हाँ जी सर, अब मेरे को ये बताइए स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है, किस कंट्री की कैपिटल है स्टॉकहोम। तो सर ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है, स्वीडन की कैपिटल है। यूएस। क्वेश्चन नंबर 48, पीएम डिवाइन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, स्पिरिचुअल प्लेसेस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। देखो अभी प्रधानमंत्री ने गति शक्ति एक प्लान दिया था बजट में, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी कंट्री में डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपका रेलवेज हो गया, रोड्स हो गई, हाईवेज हो गए, है ना, पावर प्लांट्स हो गए, तो ये सब किसका पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इससे कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होगी। तो इसी के तहत एक प्रोग्राम चलता है पीएम डिवाइन। तो वो किस सेक्टर के लिए बनाया गया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, या ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए है, स्पिरिचुअल प्लेसेस के लिए। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो ये किस सेक्टर के लिए ये बताइए। बिल्कुल, पीएम डिवाइन जो स्कीम है सर अपना नॉर्थ ईस्ट के लिए। ठीक है, इसका नाम ही यही है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव, डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो डिवाइन में जो डीईवी है वो तो डेवलपमेंट है, आई है इनिशिएटिव, और एनई क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो अभी जो हाल फिलहाल में 2022 का बजट था उसमें इसको अनाउंस किया गया था, टू एड्रेस डेवलपमेंट गैप्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब ये पीएम डिवाइन स्कीम क्या है, तो सर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जहां पर आपको 100% सेंट्रल फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। द न्यू स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रिमेनिंग 4 years ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, बाकी सब तो चलो चलता रहेगा, एक बार पढ़ लेना, लेकिन मेन चीज क्या ध्यान रखना, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बनाई गई स्कीम है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री का गति शक्ति प्लान चल रहा है उसके अंडर ये स्कीम है। इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो मिनिस्ट्री है पूरी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की पूरी एक मिनिस्ट्री है, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है हमारे पास, ठीक है, वो सब मिलकर इस पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, रिसेंटली लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वाज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। एक रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, किसने रिलीज करी है, बताइए सर।
हाँ जी, recently living planet report 2022 was released by which of the following organizations? UNEP, WWF, IUCN, ये global footprint network। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसमें आपको डिटेल्स क्या मिलती, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की डिटेल्स मिलती। जैसे इस रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो बता रहे हैं जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स और फिश हैं, उनकी 69% डिक्लाइन होगी पॉपुलेशन इन द लास्ट 50 ईयर्स। तो ये कौन बता रहा है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बता रही है। इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF इसको रिलीज करता है। WWF के बारे में अगर ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ है सर इसका हेडक्वार्टर? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा मत ध्यान रख लेना क्योंकि स्विट्जरलैंड के नाम पे जेनेवा ही याद आता है, जेनेवा नहीं है सर, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, 1961 में ये फाउंड हुई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका? हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 50, recently which of the following airports has switched to 100% green sources for energy usage? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ जी सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा सर इसका आंसर? तो अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज स्विच टू 100% ग्रीन सोर्सेज फॉर एनर्जी यूजेज? तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हमें डालने पड़ते हैं, मान लो पूछ लिया। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, ये हॉट टॉपिक है इस टाइम आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इससे रिलेटेड कोशिश करो क्वेश्चंस ना छूटें। तो 100% ग्रीन सोर्सेज पे कौन आ गया है अब आपका? ये मेरे ख्याल से, हाँ, ये मुंबई का एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ का है सर आपका? मुंबई का है। तो ये नेट जीरो एमिशन इनका प्रोग्राम है, इसीलिए 100% ग्रीन एनर्जी ये लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है, गिव मी थम्स अप अगर सब ठीक चल रहा है यहाँ तक। हाँ जी सर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, रिसेंटली द 11th वॉल्यूम ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज was presented to द्रौपदी मुर्मू, who among the following is the chairman of the committee? देखो पार्लियामेंट में डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज होती हैं। ठीक है, तो एक कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है। ठीक है, किसको सबमिट किए? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट किए। तो इसमें से पूछ रहा है इस कमेटी का चेयरमैन कौन है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर। देखो पार्लियामेंट में डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज होती हैं डिफरेंट वर्क के लिए। जैसे एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका काम क्या है? जो भी एमपीज हैं उनके पैसे का हिसाब किताब रखना। ठीक है, कोई करप्शन वगैरह तो नहीं कर रहा है, ये सब आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी देखेगी। सरकार
कोई करप्शन तो नहीं करी, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी देखेगी, है ना। इसी तरह से कमेटी होती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिलेटेड, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड बातें डिस्कस करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हमने कमेटीज को डिवाइड कर दिया है। तो एक कमेटी है पार्लियामेंट कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें आपका मेंबर कौन है, इस चेयरमैन कौन है, तो इस कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, ठीक है। होम मिनिस्टर इज अमित शाह। तो ये कमेटी कब बनी थी, ये आपका 1963 में ये कमेटी बनी थी, अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, ठीक है। 1963 में जो सेक्शन 4 का यूज करके 1976 में कमेटी बनाई, मतलब ये जो कानून बना 1963 में बना, और इससे रिलेटेड जो कमेटी है वो 13 साल बाद कब बनी, 1976 में बनी। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं सर, 30 मेंबर्स की कमेटी होती है, ठीक है। पार्लियामेंट में तो आपका लोकसभा भी आता, राज्यसभा भी आता, तो 30 में से 20 मेंबर्स कहाँ से आएंगे, लोकसभा के होंगे, और 10 मेंबर्स कहाँ से होंगे सर, राज्यसभा से होंगे, ठीक है। इस कमेटी का काम क्या है, टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस एंड टू मेक रिकमेंडेशंस टू इंक्रीज द यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये काम है इस कमेटी का। तो इसमें कितने मेंबर्स है, 30 मेंबर्स है, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। चेयरमैन कौन है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज व्हिच वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय सर्ट इन एंड पावर CSIRTs। सर्ट इन क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, और पावर CSIRTs क्या, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम इन पावर सेक्टर, ठीक है। तो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो दोनों ने मिलकर एक्सरसाइज कंडक्ट की है, तो उसका नाम पूछ रहा है। देखो, इंडिया में जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं या साइबर फ्रॉड से बचने की जो डेवलपमेंट होती है, उससे रिलेटेड जो सबसे टॉप पे बॉडी है वो सर्ट इन है, ठीक है। साइबर से रिलेटेड ये कह सकते हो हमारी सबसे टॉप की फोर्स है ये, साइबर अटैक से बचाने के लिए सर्ट इन। तो इन्होंने अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी, एक्सरसाइज का नाम पूछ रहा है, बताइए सर। अरे भले ही कम लोग आए हो आज, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी आए हो आंसर तो बताओ। उतने उतने तो आंसर बताएं जितने आए हैं। हाँ जी सर। वेल, एक्सरसाइज का नाम है पावर एक्स, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम है पावर एक्स। सर्ट टीम के बारे में ध्यान रखना, ये सबसे नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रेस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट, मतलब भारत सरकार की जो साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, पूरे हमारे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी गई है, सर्ट इनको दी गई है, ठीक है। 2004 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी मिनिस्ट्री है, उसके अंडर ये आती है, ठीक है। तो जो आईटी एक्ट है 2008 का, वो भी सर्ट इनको पावर देता है टू सर्व एज द नेशनल एजेंसी टू परफॉर्म द फंक्शंस इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। Next question number 53. The 90th Interpol General Assembly will be held in New Delhi in October 2022. Its logo, which was recently unveiled by CBI, is inspired by which of the following heritage sites? कोनार्क सन टेम्पल, अजंता केव्स, फतेहपुर सीकरी, ढोलावीरा। बताइए सर। हाँ जी, नेट का तो दिक्कत चल ही रहा है। गामी जी, आप किस एरिया में रहते हैं? नेट का तो थोड़ा दिक्कत है। सी होगा सर आंसर।
The 90th Interpol General Assembly will be held in New Delhi in October 2022. Its logo, which was recently unveiled by the CBI, is inspired by which of the following heritage sites? Correct answer is Konark Sun Temple. ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है कि जो अभी इंटरपोल की मीटिंग होने वाली है, ठीक है, इंडिया में, तो हमने देखा इंटरपोल की जो मीटिंग हो रही है, तो इंडिया में इंटरपोल को कौन रिप्रेजेंट करता है? सीबीआई रिप्रेजेंट करता है इंडिया में इंटरपोल को। तो इसका जो लोगो है इस जनरल असेंबली का लोगो, अगर आप देखो तो इस तरह से, हमने जो भी ये जनरल असेंबली का जो लोगो बनाया इस तरह से बनाया। तो इसका जो ये व्हील है ना, ये व्हील कोणार्क सन टेम्पल में बने हुए व्हील से इंस्पायर्ड है, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल में बने हुए व्हील से ये आपका इंस्पायर्ड है। तो करेक्ट आंसर इज कोणार्क सन टेम्पल। इंटरपोल क्या 1923 में इसे सेटअप किया गया था, ताकि दुनिया भर में मान लो जैसे कंट्री ए है, यहाँ पे कोई क्रिमिनल है, ये कंट्री बी में पहुंच जाए, तो ये तो देखो कंट्री ए के लिए तो खतरा था ही, अब चूंकि उसकी फितरती क्राइम की है तो कंट्री बी के लिए भी खतरा है। तो कंट्री ए और बी आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए किसी क्रिमिनल या क्राइम के रिलेटेड, तो इसके लिए एक कॉमन एजेंसी बना दी गई इंटरपोल, जो बाकी सारी कंट्रीज को कनेक्ट करती है, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब थ्रू कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस पुलिस फोर्सेज। इसमें सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चलो ये तो ठीक है, ग्लोबल क्राइम को रोकने के लिए इंटरपोल क्रिएट किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके काम का है, हेडक्वार्टर कहाँ है सर इसका? कई लोगों को लगता है मलेशिया हेडक्वार्टर, ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर? आपका फ्रांस, ठीक है, हेडक्वार्टर इसे लाइन लियोन फ्रांस। वो डॉन टू देख के लगता है ना कि डॉन टू में इंटरपोल वाले डॉन को अरेस्ट करके मलेशिया ले जाते हैं, तो कई लोगों को लगता है हेडक्वार्टर मलेशिया है, भैया हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल राइट सर, क्वेश्चन नंबर 54। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज लीड्स 2022 रिपोर्ट, total how many states and UTs have been categorized as achievers? 14, 15, 16, 17, बताइए सर, कितने स्टेट्स को एज अचीवर्स कैटेगराइज करा गया है? 14, 15, 16 या 17? हाँ जी, लीड्स क्या है? लीड्स एक रिपोर्ट है जो बताती कि डिफरेंट स्टेट्स के अक्रॉस लॉजिस्टिक ईज कितना है। लॉजिस्टिक ईज का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, तो यहाँ से आपको कोई माल ट्रांसफर करना है स्टेट बी, तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। तो कितना इजीली आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कितने प्रॉपर प्रॉपर आपके रोड्स बने, कितने प्रॉपर हाईवेज बने, कितने प्रॉपर रेलवे ट्रैक्स बचे बिछे हुए हैं। तो किसी एक लोकेशन से दूसरे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आपको कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो कितने इजीली आप कर पाते हैं। देखो अच्छा बिजनेस डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ गुड बिजनेस। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था अच्छी करवाए। गवर्नमेंट क्या करेगी सर? हाईवेज बनाएगी, एक्सप्रेसवे बनाएगी, रेलवे ट्रैक्स बिछाएगी, ताकि कोई कंपनी को अगर ट्रांसपोर्ट कराना है सामान तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह कर पाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ ईस्ट में अब इंफ्रास्ट्रक्चर जब प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है, आपका जितना भी लॉजिस्टिक्स से अच्छा डेवलप हो जाएगा, तो आपके नॉर्थ ईस्ट से
मान लो दिल्ली में कुछ सामान बन रहा है, तो दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट पहुंचने में कितनी आसानी होगी आपको, ठीक है। तो जितनी आसानी होगी तो बिजनेस भी नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा तेजी से फैलेगा, और उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रो करेगी, डेवलपमेंट आएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो ये जो रिपोर्ट है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यही चेक करके बताता है कि अलग अलग स्टेट्स में लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड कितनी इजीनेस है, कितना इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर पाते हो, ठीक है। तो इसमें कैटेगराइज करके कुछ को अचीवर्स बोला जाता है। तो वही वो पूछ रहा है कितने स्टेट्स को या यूटीज को अचीवर्स कैटेगरी में डाला गया है। तो करेक्ट आंसर इज 15। अचीवर्स कितने हमारे 15 अचीवर्स हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस से रिलेटेड है तो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये लीड्स रिपोर्ट रिलीज करती है। कई लोगों को लगता है नीति आयोग करती है, सारा काम नीति आयोग नहीं करते इंडिया में, ठीक है। assess logistics infrastructure services and human resources across all 36 states and UTs। तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स बना रखी है, एक मिनट। और इसमें क्या अगर आप देखोगे तो तीन कैटेगरीज हैं, एक है अचीवर्स की, एक है फास्ट मूवर्स की, एक है एस्पायरर्स की। जो सबसे टॉप कैटेगरी है वो अचीवर्स की है, सेकंड टॉप है फास्ट मूवर्स, थर्ड है एस्पायरर्स। तो अचीवर्स में आपके कौन कौन आते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, ये सब अचीवर्स कैटेगरी में। फास्ट मूवर्स में अगर देखें, जैसे केरला है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पुडुचेरी है, सिक्किम है और त्रिपुरा है, ठीक है। ये किस में है, फास्ट मूवर्स में। बाकी सब अगर आप देखो वो किस कैटेगरी में है, एस्पायरर्स कैटेगरी में, ठीक है सर। तो ये इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स थी। तो तीन कैटेगरीज में बांटते हैं, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और आपका एस्पायरर्स। तो अचीवर्स में कितने स्टेट्स यूटीज हैं, 15 है। कितने सर, 15। इज दैट क्लियर और नॉट। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सब ठीक चल रहा है गिव मी थम्स अप। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। क्लियर है सर। वेल देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स हैज बीन अवॉर्डेड द स्कॉच गोल्ड अवार्ड। इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रमोशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ बायो रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज और डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इतना नहीं देखना है, ठीक है, मतलब इसको मेन देखना है स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। काम क्या क्या है, ऐसे लैंड एरिया जो डिग्रेड हो चुके हैं, जहां बिल्कुल बंजर हो चुके हैं, वहां पर आपने क्या करा है, बायो रिजर्व बनाया है, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डिंग बनाई है, लाइवलीहुड को प्रमोट किया, तो इसलिए ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल रहा है। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है सर। हाँ जी, कुछ तो अंदाजा आपको देना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र, ठीक है। देखो पेंच टाइगर रिजर्व आपका बॉर्डर पे, इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। मेन चीज ध्यान रखना, ये टाइगर रिजर्व कौन सा, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये दोनों में काउंट कर लिया जाता है, महाराष्ट्र में भी आ जाता है और मध्य प्रदेश में भी आ जाता है। Question number 56. Recently, ISRO has announced that it is developing a NGLV satellite launch vehicle. What is the full form of NGLV? बताइए सर। ISRO has announced that it is developing a NGLV satellite vehicle. What is the full form of NGLV?
तो करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इसरो इज डेवलपिंग अ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल टू रिप्लेस ऑपरेशन सिस्टम्स लाइक द PSLV। ठीक है, देखो ये लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं, ये वो व्हीकल्स होते हैं जो आपका सैटेलाइट को लॉन्च करने में काम आते हैं। आपने कोई भी स्पेस की मूवी देखी हो तो एक रॉकेट देखा होगा आपने, ठीक है, इस तरह से एक रॉकेट होता है, उसके नीचे आग जल रही होती है और ये स्पेस में जाता है। तो ये रॉकेट क्या होता है, एक्चुअली एक लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, जनरली ये अपने साथ सैटेलाइट्स लेके जाता है और धीरे धीरे इसके पार्ट्स अलग होते हैं और इसके फाइनल पार्ट में से सैटेलाइट निकलती है और जिस प्लैनेट के अराउंड, जैसे मान लो अर्थ के अराउंड उसे ऑर्बिट कराना है, तो फिर वो अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट रिवॉल्व करने लगती है। ठीक है, तो ये होता है आपका लॉन्च व्हीकल। हम लोग जैसे सबसे पहले ESLV डेवलप करा, ऑगमेंटेड स्पेस लॉन्च व्हीकल, फिर PSLV डेवलप करा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर हमने GSLV डेवलप करा, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। मतलब एक तरीके से अपग्रेड करते गए अपने लॉन्च व्हीकल्स को, जो ज्यादा दूर तक और ज्यादा वेट लेकर जा सके इन द स्पेस। ठीक है, तो धीरे धीरे हमने लॉन्च व्हीकल्स को अपग्रेड करना शुरू किया। तो इसी अपग्रेडेशन में अब एक नए तरीके के लॉन्च व्हीकल हम डेवलप कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे NGLV। ठीक है, जैसे हमने ASLV बनाया, PSLV बनाया, अपग्रेड करते करते GSLV तक बनाया। ठीक है, लेट जो हमारा अभी तक का सबसे तगड़ा है लॉन्च व्हीकल वो है GSLV Mk3। तो इसी कैटेगरी में हम एक नई तरीके का लॉन्च व्हीकल डेवलप कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये खास बात इसकी क्या होगी, जैसे इनमें क्या होता था, ये जितना आपका अपग्रेड होता जाएगा उतना ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है, उतना ज्यादा दूर तक जा सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है, इसमें इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि एक तो इसमें तीन तीन स्टेज का इग्निशन होगा, साथ ही साथ इसमें रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल होगा। ठीक है, रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल होगा। ठीक है, पेलोड वगैरह तो चलो ठीक है, आप पेलोड अच्छा खासा दूर तक का 10 टन का पेलोड इसमें दे रहे हो, अच्छा खासा पेलोड मतलब कितना ज्यादा ये वजन ले जा सकता है। ठीक है, खास बात क्या है NGLV की, ये रीयूजेबल होगा। ठीक है, रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल होगा। रीयूजेबल का मतलब क्या है, जैसे अभी तक क्या होता है, जैसे ये लॉन्च व्हीकल स्पेस में गया, ठीक है, ये पार्ट सब अलग हो गए और ये बिल्कुल अब दोबारा काम नहीं आएंगे, अब दोबारा हमें नए बनाने पड़ेंगे। लेकिन रीयूजेबल रहेगा तो ये स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करके आएगा और दोबारा से फिर आके बैठ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने वाली बात है, जैसे आपने एक ऐसी गाड़ी बनाई जो माल ट्रांसपोर्ट करके आती फिर वो बेकार हो जाती है, अब आप ऐसी गाड़ी बना रहे हो जो माल ट्रांसपोर्ट करके आएगी, फिर वापस आ जाएगी, फिर आप उसे दोबारा से रीयूज कर सकते हो। तो ये डेवलप हो जाएगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो आपको कितना कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, आपकी कितनी कॉस्ट और टाइम बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह इसीलिए हम क्या डेवलप कर रहे हैं NGLV। बाकी सब तो चलो ठीक है, इसमें क्रायोजेनिक प्रोपल्शन होगा, है ना, लेकिन मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है ये रीयूजेबल है। बाकी उसे इसको क्या अलग बनाता है, ये आपका रीयूजेबल है। ठीक है, बाकी इसको हम किस में यूज करेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, डीप स्पेस मिशंस, फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, कार्गो मिशंस, इन सब में यूज करेंगे। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेन इसका काम, मेन इसकी खासियत क्या है, इट इज रीयूजेबल। ये ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इज दैट क्लियर और नॉट? वेल, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 तक। Recently, International Migration Outlook 2022 report was released by which of the following organization? अब देखो, मैंने बताया था अभी, ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी देर पहले अभी कहीं पर आई थी, जल्दी से देख के बताओ ये कहाँ पड़ी थी, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। ये अभी हम OECD की बात कर रहे थे सर, याद करो OECD की बात कर रहे थे, उसमें मैंने कहा था कि कई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उसी में एक इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक भी लिखी हुई थी। तो इसको कौन रिलीज करता है, OECD करता है। ठीक है सर, कौन करता है इसको, OECD करता है। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है, ग्लोबली अगर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि जो माइग्रेशन है उसमें कमी आई है ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस आफ्टर ए रिकॉर्ड डिक्रीज इन 2020। उसके बाद 2021 में जैसी मार्केट ओपन हुआ, कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्शंस हटाए, तो वापस से जो आपका क्या कहते हैं माइग्रेशन है फिर से 22% बढ़ गया। ठीक है, जो OECD कंट्रीज हमने देखा था कुछ 38 कंट्रीज हैं, ये लगभग वही यूरोपियन कंट्रीज का पूरा ग्रुप है, तो जो बहुत ज्यादा एक होती है ना डेवलप्ड कंट्रीज जिनको देख के हम इंस्पायर करते हैं, तो वो सब इसके मेंबर्स हैं।
तो ये 38 कंट्रीज में जो माइग्रेशन है, परमानेंट टाइप माइग्रेशन 22% बढ़ गया है, ठीक है। फैमिली माइग्रेशन 40% बढ़ गया था, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा परमानेंट माइग्रेट्स कहाँ जाते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमानेंट इमिग्रेंट्स इन 2021, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट, प्लीज डू हैव अ मेमोरी ऑफ इट। हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इज एवरीथिंग गोइंग फाइन टिल हियर? बाकी जिनको आ रहा है वो इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 158, ये क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आएगा आपके एग्जाम में तो डायरेक्ट आएगा। तो ये इंडिया की रैंक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक है 107, 101, 94, 102। हाँ जी सर, हम कितने भूखे हैं बताइए? हाँ जी, क्या लगता है इंडिया की कितनी रैंक होगी? 107? अरे सर बहुत खराब है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज 107। इंडिया की रैंक कितनी? 107। देखो इस रिपोर्ट में ऐसा क्या नापते हैं कि हमारी रैंक कितनी खराब आती है? चार चीजें नापते हैं सर इस रिपोर्ट में। इट कैप्चर्स द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर, जैसे कि अंडर नरिशमेंट, ठीक है। अंडर नरिशमेंट मतलब पॉपुलेशन का वो हिस्सा जिसका कैलोरी इंटेक इनसफिशिएंट है, मतलब अगर 400 कैलोरी एक एवरेज आदमी को चाहिए तो उनको पता चला 150 कैलोरी ही मिल रही है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अंडर नरिश कहेंगे, ठीक है। तो जिनको एक सफिशिएंट कैलोरी अमाउंट नहीं मिल रहा है वो पॉपुलेशन अंडर नरिशमेंट, ठीक है। अंडर नरिशमेंट कितने लोग हैं वो काउंट करते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे लोगों को पूरे स्कोर का 1/3 जो स्कोर है वो इन्हीं से बनता है। फिर है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है वो बच्चे जिनकी एज पर देयर हाइट एज हाइट नहीं हो, ठीक है। हाइट एज पर देयर एज लो हो, ठीक है। लो हाइट एज पर एज, एक मतलब एक पूरा क्राइटेरिया कि इतनी एज के अकॉर्डिंग इतनी हाइट होनी चाहिए। अगर उतनी हाइट उनकी नहीं है, हाइट कम रह गई एज पर देयर एज, तो वो पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन कहलाएगी चाइल्ड स्टंटिंग। तो ये इस इंडेक्स का 1/6 हिस्सा बनता है। एक होता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या चेक करता है कि एज पर योर हाइट आपका वेट कितना है, ठीक है। आपका वेट कितना है एज पर योर हाइट, अगर कम है तो आप चाइल्ड वेस्टिंग कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग अप टू द एज ऑफ 5 इन बच्चों को ही काउंट करती है। ये भी इस रिपोर्ट का 1/6 हिस्सा है। नेक्स्ट इसमें क्या काउंट करते हैं? चाइल्ड मोर्टेलिटी काउंट करते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी वो बच्चे जो अपने 5th बर्थडे से पहले जिनकी डेथ हो जाए, मतलब वो बच्चे जो 5 साल की भी उम्र नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं, ठीक है। 5 साल के भी नहीं हो पा रहे हैं, उससे पहले उनकी डेथ हो जाए। ये जनरली किस वजह से होती है? अगर उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं रिसीव होती, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। तो शुरुआती वक्त में उसको बहुत केयर देनी पड़ती है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं मिल रहा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब हेल्थ फैसिलिटीज आपके कंट्री में अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो 5th बर्थडे से पहले डाई कर जाएं वो किस कैटेगरी में आएंगे? चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये आपका ये भी 1/3 स्कोर काउंट करता है, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जिससे मिलके आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर बनता है। क्या क्या? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड योर चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। और इन सबको अगर मिलाओगे तो हमारे स्कोर के हिसाब से दुनिया भर में हमारी रैंक कितनी है? 107, ठीक है।
कितनी है सर? 107 है। तो ये रैंक ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चलिए सर, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी सर, ये मिथ हम सब अगर समझ में आ रहा है तो। बाकी क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, 17 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विल बी ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। प्रवासी भारतीय दिवस है कि प्रवासी मतलब जो फॉरेन, मतलब जो फॉरेन में रहने वाले इंडियंस, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में जो रहने वाले इंडियंस उन्हें क्या कहते हैं? प्रवासी भारतीय। तो एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज होता है हर बार, साल में 2 बार ऑर्गेनाइज होता है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। तो अभी जो कन्वेंशन होने जा रहा है वो किस सिटी में हो रहा है? इंदौर, अमृतसर, अहमदाबाद, मुंबई। हाँ जी, जो अभी हाल फिलहाल का प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है वो किधर होने जा रहा है? इंदौर, अहमदाबाद, अमृतसर, मुंबई। बताइए सर। हाँ जी, ये कहाँ होना जा रहा है आपका? ये आपका इंदौर में होने जा रहा है। ठीक है सर, कहाँ होने जा रहा है? इंदौर में होने जा रहा है। देखो, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट कर आए थे 1915 में। फिर उसके बाद जो उन्होंने तहलका मचाया हिंदुस्तान में, एवरीवन नोज। ठीक है, तो 1915 में गांधी जी वापस आए थे इंडिया साउथ अफ्रीका से। तो दिन था 9 जनवरी, तो इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो इसी लिए हर साल हम लोग, सॉरी, तो हम लोग हर 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इसके बाद में जो कन्वेंशन है, 1 every 2 years इसकी कन्वेंशन होती है। कन्वेंशन मतलब मीटिंग्स होती हैं जो हमारे फॉरेन में रहने वाले इंडियंस हैं, मतलब जो एनआरआईज हैं, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, तो उन सबको बुलाया जाता है, डिस्कस करते हैं, उनसे कहा जाता है आप जहाँ भी रह रहे हैं इंडिया की मदद करिए, सपोर्ट करिए, इंटरनेशनल लेवल्स पे हमारी बात रखिए। ठीक है, तो ये सब हम इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कहाँ होने जा रहा है, ये कन्वेंशन इस बार का इंदौर में होने जा रहा है। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द फ्रीट वर्जन ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस। इट विल बी नेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉरेन भारत, फ्रीट भारत, इंदिरा, फ्रीट ईएमयू या फ्रीट फास्ट। अभी वंदे भारत ट्रेन जो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, ठीक है, तो अभी ये पैसेंजर ट्रेन, ये पैसेंजर्स के लिए बनाई गई है। इसी का एक फ्रीट वर्जन आ रहा है, मतलब ऐसी इसी स्पीड की ट्रेन आएगी जिस स्पीड की वंदे भारत है। लेकिन ये पैसेंजर्स लेके नहीं जाएगी, ये क्या लेके जाएगी? गुड्स लेके जाएगी। गुड्स मतलब फ्रीट लेके जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कह रहे हैं वंदे भारत का फ्रीट वर्जन लाने की बात चल रही है। तो उसका नाम क्या रखेंगे? हाँ जी सर, क्या लगता है क्या नाम रखना चाहिए? बताइए। उसका तो सर वंदे भारत है, तो उसी से कुछ मिलता जुलता होगा सर, फ्रीट भारत रख दें क्या? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज फ्रीट ईएमयू। ठीक है, तो उसका क्या नाम रखने वाले हैं सर? फ्रीट ईएमयू। मतलब लग रहा है वो वंदे भारत से मैच कर रहा है, उसी में लोग गलती कर जाते हैं। फ्रीट ईएमयू। ठीक है, दिल्ली एनसीआर मुंबई रीजन्स को ये कनेक्ट करेगी। चलिए सर, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, लग रहा है कुछ सीख के जा रहे हैं, तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने कलीग के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, फेसबुक ये पेज अगर आपने नहीं सब्सक्राइब और लाइक फॉलो कर रखा है तो उसको लाइक फॉलो करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।